अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम काउंटिंग पार्ट 2 की डेफिनेशंस देखेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 इंक्लूड है। तो पहले हम चैप्टर नंबर 3 की डेफिनेशंस को देखेंगे और फिर चैप्टर नंबर 5 को देखेंगे। डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह मैंने पहले वीडियो में कहा था कि बोर्ड के पेपर में मस्ट है, तो इसलिए हमने स्किप नहीं करना। इजी सी डेफिनेशन है, 1.5 से 2 लाइन या 1 लाइन कम से कम जो है इसकी होती है। तो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। तो सबसे पहले डेफिनेशन है कंसाइनमेंट। व्हाट इज़ कंसाइनमेंट, डिफाइन कंसाइनमेंट, व्हाट इज मींट बाय कंसाइनमेंट, इस तरह का वो स्टेटमेंट आपको देगा। तो कंसाइनमेंट क्या होता है? कंसाइनमेंट इज़ एन एक्ट ऑफ सेंडिंग द गुड्स बाय द ओनर, यानी एक ऐसा एक्ट है, ऐसा अमल है जिसमें चीज़ें सेंड की जाती है ओनर की तरफ से। मैन्युफैक्चर और होलसेलर भी इसमें हो सकता है, टू हिज एजेंट, अपने एजेंट को भेजता है। हु एग्री टू कलेक्ट, स्टोर एंड सेल देम ऑन द रिस्क एंड बिहाफ ऑफ द ओनर ऑन कमीशन बेसिस। ये सारा काम जो है कमीशन बेसिस पे होता है कि जब ओनर को चीज़ें बेचता है अपने एजेंट को, तो एजेंट आगे से सेल करता है, उसकी कमीशन ले लेता है। उसके बाद कंसाइनर क्या होता है? इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। कंसाइनर कौन होता है? द मैन्युफैक्चरर और होलसेलर हु सेंड हिज गुड्स फॉर सेल पर्पस टू हिज एजेंट इज नोन एज कंसाइनर। वो मैन्युफैक्चरर हो सकता है, वो होलसेलर हो सकता है, जो चीज़ें सेंड करता है अब सेल पर्पस के लिए, ठीक है, अपने एजेंट को, वो होता है कंसाइनर। इसके बाद कंसाइनी क्या है? कंसाइनी द पर्सन टू होम द गुड्स आर सेंड, वो बंदा जिसको ये चीज़ें भेज रहा है, जिसको चीज़ें सेंड कर रहा है, वो हमारे कंसाइनी होता है। और किसके लिए? सेल पर्पस के लिए, इज नाउन एज कंसाइनी। उसके बाद फोर्थ है डेफिनेशन कंसाइनमेंट आउटवर्ड। कंसाइनमेंट आउटवर्ड क्या चीज़ है? व्हेन गुड्स आर डिस्पैच बाय द कंसाइनर, ये जो कंसाइनर जिस चीज़ें सेंड करता है वो डिस्पैच जब करता है किसको? टू द कंसाइनी, कंसाइनी को, तो इट विल बी अ कंसाइनमेंट आउटवर्ड फ्रॉम कंसाइनर्स व्यू पॉइंट। कंसाइनर के व्यू पॉइंट में ये हमारा क्या होगा? कंसाइनमेंट आउटवर्ड होगा। इसी तरह एक कंसाइनमेंट इनवर्ड की डेफिनेशन है। कंसाइनमेंट इनवर्ड क्या होता है? व्हेन गुड्स आर डिस्पैच्ड बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी, के कंसाइनर कंसाइनी को जब चीज़ें डिस्पैच करता है, इट विल बी अ कंसाइनमेंट इनवर्ड फ्रॉम द कंसाइनी व्यू पॉइंट। अगर कंसाइनी व्यू पॉइंट से हम सोचें तो इनवर्ड कहलाएगा, और अगर हम कंसाइनर के हवाले से सोचें तो आउटवर्ड कहलाता है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन 6 पे आ जाएं। कंसाइनमेंट आउटवर्ड बुक और जर्नल। कंसाइनमेंट आउटवर्ड बुक क्या होती है या जर्नल क्या होता है? आ कंसाइनर में हैव अ नंबर ऑफ एजेंट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ज़ाहिर बात है, एक तो एजेंट होता नहीं है, बहुत सारे एजेंट होते हैं मुख्तलिफ कंट्री में, मुख्तलिफ जगह पे, और अब्रॉड यानी बाहर भी हो सकते हैं। टू होम ही सेंड गुड्स फॉर सेल, जिनको वो चीज़ें सेंड करना चाहता है। सो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर हिम टू मेंटेन अ सेपरेट सब्सिडी रजिस्टर। तो हर के लिए वो एक अलग सा रजिस्टर मेंटेन करेगा, जैसे हम जनरल भी कहते हैं, विद अ व्यू टू कीप फुल रिकॉर्ड ऑफ द गुड्स कंसाइन, कि पूरा रिकॉर्ड जो चीज़ें हम सेंड करें उसको पूरा रिकॉर्ड उसमें हो। तो ये जो सेपरेट लेजर जो है, स्पेशल जो रजिस्टर है, इसे हम क्या कहते हैं? कंसाइनमेंट आउटवर्ड बुक और जर्नल कहते हैं। उसके बाद इसकी 7 डेफिनेशन पे आ जाएं। कंसाइनमेंट इनवर्ड बुक और जर्नल, ऊपर आउटवर्ड था, यहाँ पे इनवर्ड बुक और जर्नल है। अब ये क्या चीज़ है? और कंसाइनी में है नंबर ऑफ कंसाइनर। अब कंसाइनी के भी बहुत सारे कंसाइनर होते हैं। जिस तरह कंसाइनर के बहुत सारे कंसाइनी एजेंट्स हैं, इसी तरह जो एजेंट है या कंसाइनी है उसके भी आगे बहुत सारे कंसाइनर होते हैं। फ्रॉम होम द ही रिसीव गुड्स फॉर सेल, जो जिनसे वो चीज़ें रिसीव करता है सेल के लिए। सो इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर हिम टू मेंटेन अ सेपरेट सब्सिडी रजिस्टर। तो इसके लिए वो अलग से रजिस्टर पर मेंटेन करता है हर कंसाइनर का। उसको हम क्या नाम देते हैं? कंसाइनमेंट इनवर्ड बुक और जर्नल। ए डेफिनेशन है अकाउंट सेल क्या होता है? इट इज़ रिपोर्ट प्रिपेयर बाय कंसाइनी एंड सेंड टू द कंसाइनर। ये वो रिपोर्ट है जो प्रिपेयर करता है कंसाइनी और कंसाइनर को सेंड करता है। periodically विच शो द डिटेल अबाउट द सेल ऑफ गुड्स, जिसमें क्या होता है कि कितनी सेल हुई है उसके मतलब डिटेल बताई जाती है। द प्राइस एट विच द गुड्स आर सोल्ड, वो प्राइस जिस पे चीज़ें बेची गई हैं। एक्सपेंस पेड बाय द कंसाइनी ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, जो अखराजात हुए हैं कंसाइनी ने दिए हैं कंसाइनर की बिहाफ पे, ठीक है, ओनर जो है या जो सेल करना चाहता है चीज़ें उसकी ब्याह पे खर्चे दिए। एजेंट्स कमीशन, इसकी कमीशन होगी। एंड नेट बैलेंस फॉर विच ही इज़ लायबल, और वो बैलेंस जो कंसाइनी ने इसको भेजना है, ठीक है, यानी एजेंट ने इसको भेजना है, वो सारा काम अकाउंट सेल में होता है। नेक्स्ट आते हैं हम, प्रोफार्मा इनवाइस क्या होता है? इट इज़ फॉरवर्डिंग लेटर सेंड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है अलॉन्ग विद द गुड्स कंटेनिंग पार्टिकुलर्स एज टू द नेम ऑफ द आइटम
नंबर, क्वांटिटी और वेट हो गया, मेजरमेंट हो गई, एंड द प्राइस। ये सारी चीज़ें जो है परफॉर्मा इनवाइस में जो है कंसाइनर सेंड करता है एक लेटर के थ्रू। उसके बाद कमीशन क्या होती है? इन connection with the consignment, the remunerations for the consignee for selling the goods of the consigner is called commission। के जो कंसाइनमेंट की कनेक्शन के साथ चीज़ होती है या वो मुआवजा है जो कि कंसाइनी चीज़ें बेच कर कंसाइनर से लेता है, उसे कमीशन कहते हैं। इसके बाद इसकी 11वीं डेफिनेशन डील क्रेडिट कमीशन। डील क्रेडिट कमीशन क्या होती है? एक्स्ट्रा कमीशन दी जाती है कंसाइनी को। क्यों दी जाती है? इफ़ द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट इज़ बर्न बाय हिम। अगर उसके कहने पे उसने चीज़ें बेची है तो आगे से बैड डेट आ गया है तो एजेंट जो है वो फिर इसको एक्स्ट्रा कमीशन दी जाती है। अगर बैड डेट हो जाते हैं तुम यहाँ से काट लेना। उसके बाद है अबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक। एनी लॉस विच अकर ड्यू टू फायर। अबनॉर्मल लॉस कौन सा होता है? कि जो आग की वजह से हो गया, एक्सीडेंट हो गया, थेफ्ट हो गया, नेग्लिजेंस हो गई, इज़ नोन एज अबनॉर्मल लॉस ऑफ द स्टॉक। ड्यू टू दिस लॉस कंसाइनमेंट प्रॉफिट इज़ नॉट रिड्यूस। इसमें आपका जो इस लॉस की वजह से कंसाइनमेंट का प्रॉफिट कम नहीं होता। उसके बाद नॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक क्या है? अ लॉस विच अकर ड्यू टू द नेचुरल काजेज। नेचुरल काजेज जिस तरह नॉर्मल लीकेज हो जाती है, लॉस इन वेट, वेट कम हो जाता है जैसे मेडिसिन के केस में, ड्यू टू द नेचर ऑफ द गुड्स। चीज़ों की ऐसी नेचर होती है इसलिए इज ट्रीटेड एज नॉर्मल लॉस। सच लॉस इन्फ्लेट्स द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। ज़ाहिर बात है ये लॉस जो होता है फिर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को ज़्यादा कर देता है। उसके बाद ओवरराइडिंग कमीशन क्या होती है? It is normally granted by a consignor when he desired his agent to work hard to push a new line of the product in the market। कह रहा है कि ये कमीशन नॉर्मली तब दी जाती है कंसाइनर की तरफ से जब वो एक्स्ट्रा काम कर रहा होता है, यानी कि उस काम को तेज़ करना चाहता है, ठीक है, ताकि वो अगर 3 घंटे काम कर रहा है उसको तो उसको एक्स्ट्रा कमीशन दे के 5 घंटे काम कराया जा सके। उसके बाद है कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है? मेन चीज़ यही है जो हमने चैप्टर में देखनी है। दिस इज़ बाय द नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। ऑल एक्सपेंस रिलेटेड टू कंसाइनमेंट आर डेबिट एंड और रेवेन्यू आर क्रेडिट टू दिस अकाउंट। जितने एक्सपेंस होंगे, ठीक है, और वो हम डेबिट करेंगे और रेवेन्यू जितनी इनकम हमारी इससे होगी क्रेडिट करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड इज़ नोन एज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन दोनों साइडों का जो डिफरेंस है वो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस। डायरेक्ट एक्सपेंस इन कंसाइनमेंट। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं कंसाइनमेंट में? एक्सपेंस इनकर्ड बिफोर रीचिंग द गुड्स इन द गोडाउन ऑफ द कंसाइनी। कि वो एक्सपेंस जो कि पहुंचने से पहले पहले लगे हैं हमारे गोडाउन में, तो उसे हम कहते हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेदर दीज एक्सपेंस आर बर्न पेड बाय द कंसाइनर और कंसाइनी। बेशक वो कंसाइनर दे रहा है ये एक्सपेंस या कंसाइनी दे रहा है। तो ये कौन कौन से होते हैं? कैरेज हो गया, फ्राइट हो गया, जो किराया होता है रेल का, उससे कह रहा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस इन कंसाइनमेंट क्या होते हैं? एक्सपेंस इनकर आफ्टर रीचिंग द गुड्स इन गोडाउन ऑफ कंसाइनी। कैसे खर्चे जो कि अब गोडाउन तक चीज़ें पहुंची उसके बाद हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्या हो सकता है? गोडाउन का रेंट हो सकता है, सेलमैन की सैलरी हो सकती है, क्योंकि चीज़ें तो पहुंच चुकी हुई है। तो ये जो डेफिनेशंस हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 की यहाँ तक कंप्लीट होती है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 को देखते हैं। इजी सी डेफिनेशन है, इसमें कोई इस तरह की मुश्किल बात नहीं है। चैप्टर 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल सवाल इसमें आता है और डेफिनेशन भी काफ़ी आती है। तो डेप्रिसिएशन सबसे पहले, क्योंकि चैप्टर का नाम भी यही है, डेप्रिसिएशन होती क्या है? डेप्रिसिएशन इज अ ग्रेजुअली डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ एसेट एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म बिकॉज ऑफ इट्स यूजेज एंड वीयर एंड टियर। क्या है डेप्रिसिएशन? कहते हैं ग्रेजुअली डिक्रीज, जो एसेट की लाइफ होती है या एफिशिएंसी होती है वो इस्तेमाल होने की वजह से कम हो जाती है। तो ग्रेजुअली डिक्रीज का मतलब ये होता है कि कम होना, एफिशिएंसी ऑफ एन एसेट, और उसको हम एक्सप्रेस किस में कर सकते हैं? वो ईजीली मॉनेटरी टर्म में, यानी पैसों की टर्म में बता सकें कि इतनी वैल्यू कम हो गई है। 10% इसका निकाल के बताएं कितनी कम हुई है, तो पता चल जाता है 1000 हुई है, 25 हुई है, जो भी हुई है। बिकॉज ऑफ इट यूजेज, क्योंकि इस्तेमाल होता है इसलिए। नीचे एक और डेफिनेशन भी है, वो भी देख सकते हैं, ऊपर वाली ईजी है वही देख लें। इंटरनल डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन विच अकर फॉर सर्टन इनहेरेंट नॉर्मल काजेज। कौन से इनहेरेंट नॉर्मल काजेज हो सकते हैं? जिस तरह वीयर एंड टियर हो गया, ठीक है, मतलब इस्तेमाल होने की वजह से उसकी शेप चेंज हो जाए, इज़ नोन एज इंटरनल डेप्रिसिएशन सच एज वीयर एंड टियर एंड डिप्लेशन हो गया। उसके बाद हम आते हैं इसकी थर्ड डेफिनेशन, एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन कॉज बाय सम एक्सटर्नल रीज़न। एक्सटर्नल रीज़न क्या हो सकती है? कि
ऑब्सोलेंसेस हो सकता है, एफलेस ऑफ टाइम, टाइम की वजह से हो सकता है, एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है। कुछ ऐसी रीज़न है जो कि आपके, ऐसी काजेज़ हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ये चीज़ें हो रही होती हैं, तो उसे एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं इसकी डेफिनेशन 4 पे। वियर एंड टियर, द चेंज इन द शेप ऑफ एन एसेट ड्यू टू यूज़ इन बिजनेस इज नाउन एज वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब क्या होता है कि किसी, उसकी जो शेप है, उसकी जो जो नज़र आ रही है, उसकी शेप वो चेंज हो जाती है इस्तेमाल होने की वजह से, ठीक है। या जिस तरह कोई नई चीज़ लेते हैं तो उसके इस्तेमाल होने की वजह से, अगर वो मशीनरी है तो वो हो सकता है उसमें ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाए, उसका उसका कलर चेंज हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें होती है बिज़नेस में भी जब हम चीज़ें लेके आते हैं। इसके बाद डिप्लीशन। डिप्लीशन क्या चीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, काफ़ी दफ़ा आई है। डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनेट टू द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन। अब क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन मीन जो हम नेचुरल हम जो चीज़ें निकालते हैं, जिस तरह उसने कहा माइंस हो गए, क्यूरीज हो गया, ऑयल हो गया, वेल्स, प्रोडक्ट्स वगैरह, इनकी वैल्यू को कम होना, एक प्रोपोर्शनेट कहते हैं, एक परसेंटेज के लिहाज से कम हो रही है। मतलब 5% कम हो रही है, 10% हर साल कम ही हो रही है, और कम होते होते वो ज़ीरो भी हो जाती है। अच्छा, उसके बाद इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन है, ये आप कर लें ज़्यादा बेहतर है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट। वही बात की कि आपका जो वेस्टिंग एसेट है, जिस तरह माइन, क्यूरीज का ऑयल हो गया, इस्तेमाल करने वाला है, वेस्ट करने वाला है, उनकी वैल्यू में कमी को हम कहते हैं डिप्लीशन। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट इज कॉल्ड डिप्लीशन। ऑब्सोलेंसेस का मतलब क्या होता है, द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू न्यू इन्वेंशन। नई इन्वेंशन की वजह से आपके एसेट की वैल्यू कम होना, वो ऑब्सोलेंसेस कहलाता है। चेंज इन द हैबिट एंड टेस्ट ऑफ द पीपल, ये भी इसमें शामिल है। इंप्रूवमेंट इज नाउन एज ऑब्सोलेंसेस। उसके बाद आता है फ्लैक्चुएशन। फ्लैक्चुएशन क्या चीज़ होती है, द डिक्रीज और इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट। अब मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट जो है, जो मार्केट में एसेट की वैल्यू है, उसका काम या ज़्यादा होना फ्लैक्चुएशन कहलाता है। नॉट ड्यू टू यूज इन द बिजनेस, ना कि बिजनेस में इस्तेमाल होने की वजह से, इज नाउन एज फ्लैक्चुएशन। उसके बाद कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट क्या है, जितनी कॉस्ट लगी है उसे खरीदने के लिए, वो कॉस्ट प्राइस है। बेशक इंस्टॉल करने की है, जो उसको लाने की है। इट इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन कैरिंग एंड इंस्टॉलिंग द एसेट टू द साइट। उस जगह को इंस्टॉल करने के लिए, लेकर आने के लिए जितने खर्चे हुए हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एसेट कहलाते हैं। वर्किंग लाइफ ऑफ एन एसेट। वर्किंग लाइफ क्या होती है, द पीरियड ड्यूरिंग विच एन एसेट विल हेल्प अर्निंग इनकम ऑफ बिजनेस। वर्किंग लाइफ मीन कि जितना वो आपको कमा कर दे सकता है, वो उसकी वो लाइफ है। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू ऑफ एन एसेट क्या होती है, जो बच की है वैल्यू वर्किंग लाइफ के बाद। द प्राइस एट विच इन एसेट विल बी सोल्ड एट द एंड ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ। यानी कि आपको, जिसे हम कबाड़ वैल्यू कहते हैं, अगर आपकी मतलब बाइक चल रहा था तो एक्सीडेंट हो गया, या गाड़ी चल रही एक्सीडेंट हो गया, वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, जितना उसने कमा के आपको दे दिया, अर्निंग दे दी, उतनी है, लेकिन अब वो सेल हो सकती है सिर्फ कबाड़ खाने में। तो ये जो आपको इसके आखिरी जो प्राइस मिल रही है बेच कर, वो हमारी स्क्रैप वैल्यू होती है। स्क्रैप वैसे भी आपको पता है कि क्या चीज़ है। इट इज़ आल्सो नाउन एज रेजिजुअल वैल्यू भी इसे कहते हैं, ब्रेकअप वैल्यू भी कहते हैं, और इसका एक और नाम भी है, सैल्वेज वैल्यू, वो भी होती है सैल्वेज वैल्यू। उसके बाद है 11 डेफिनेशन। मार्केट प्राइस एन एसेट क्या होती है, द प्राइस एट विच एन एसेट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। कि ऐसी प्राइस जिसमें एसेट को हम मार्केट में बेचते हैं, तो वो मार्केट प्राइस कहलाती है। उसके बाद हमारे पास 12 डेफिनेशन है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ एन डेप्रिसिएशन। फिक्स इंस्टॉलमेंट, ये हमने दो ही मेथड इसमें पढ़ने हैं, फिक्स और रिड्यूसिंग, इसी चैप्टर में। तो फिक्स मेथड में आपकी डेप्रिसिएशन जो है हर साल क्या होती है, सेम रहती है, इक्वल रहती है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट विल बी इक्वल इन ईच अकाउंटिंग ईयर। उसके बाद रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बुक वैल्यू में। ऐसा जो आपकी वैल्यू, बुक वैल्यू है जो बची हुई है, उस पर, यानी पहले साल डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो वैल्यू जो रह जाती है उस पर डेप्रिसिएशन, फिर अगले साल की निकाल के फिर जो वैल्यू रह जाएगी उसकी डेप्रिसिएशन। फिक्स में तो उसकी सिर्फ कॉस्ट जितने का लेकर आए उस पर डेप्रिसिएशन हम निकाल लेंगे, हर साल वही लेस करेंगे। जब हम इस क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर समझ आएगा। अमोर्टाइजेशन क्या होती है, द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट सच एज पेटेंट, कॉपीराइट्स, गुडविल। वैल्यू का कम होना जो इनटेंजिबल एसेट है, जो हम छू नहीं सकते, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते लेकिन होते हैं, कॉपीराइट्स वगैरह हो गए, गुडविल हो गए, तो उससे हम उनकी वैल्यू को कम होना अमोर्टाइजेशन कहलाता है, और फिक्स एसेट की वैल्यू को कम होना डेप्रिसिएशन कहलाता है। ये दोनों का डिफरेंस है। फिक्स एसेट, चले खुद नीचे आ गया, क्या होता है, एसेट विच हैव लॉन्ग लाइफ एंड विच आर बॉट फॉर यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड फिक्स एसेट। दीज आर नॉट बॉट फॉर सेलिंग पर्पज। हमें इसको बेचने के लिए तो नहीं लेते, जिस तरह लैंड, बिल्डिंग वगैरह, मशीनरी हम पढ़ चुके हैं,
इन्हें कहते हैं। इसके बाद आ जाता है टेंजिबल एसेट क्या होते हैं। Assets which have a physical existence and which can be seen, touch, felt और called tangible asset। बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ऐसे जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मौजूद है, जिन्हें हम सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। उसके बाद इनटेंजिबल एसेट क्या होते हैं, हमने ऊपर भी पढ़ा था। एसेट विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड विच कैन नॉट बी सीन, टच बट कैन फेल्ट, फेल्ट हम इसे कर सकते हैं, और कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट। जिस तरह गुडविल है, पेटेंट राइट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद वेस्टिंग एसेट, ये भी हमने ऊपर इसको देखा था, इसको दोबारा इसकी डेफिनेशन आ गई। एसेट विच वैल्यू ग्रेजुअली रिड्यूस ऑन अकाउंट ऑफ यूज, इस्तेमाल होने की वजह से ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, एंड फाइनली एग्जॉस्टेड कम्प्लीटली और कॉल्ड वेस्टिंग एसेट, और आखिर में जाके बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो उसे माइन हो गया, फॉरेस्ट वगैरह हो गया। 19 है रिजर्व क्या होते हैं। द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट विच इज़ नॉट पेड टू प्रोप्राइटर, ऐसा पोर्शन जो प्रोप्राइटर को हमने नहीं दिया, यानी ओनर को नहीं दिया, बट इट केप्ट अपार्ट फॉर मीटिंग सम नाउन और अननाउन लॉसेज, इसलिए रखा हुआ कि कभी कभार कुछ ऐसे नुकसान हमें पता होते, कुछ ऐसे जो पता भी नहीं होते, तो उनके लिए पैसे रखने पड़ते हैं। इसको मिसाल इसकी रिजर्व फंड है, कॉन्टेजेंसी फंड है। अब रेवेन्यू रिजर्व क्या होते हैं। रिजर्व के आगे यही इसकी हेडिंग है, रेवेन्यू रिजर्व की। तो प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस थ्रू दैट्स नॉर्मल एक्टिविटी, जो नॉर्मल एक्टिविटी से आपको मुनाफा कमाया जाता है, इज डिटरमिन्ड एट द ईयर एंड, साल के एंड में इसको निकाला जाता है, एंड थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके अकाउंट की मदद से, प्रॉफिट एंड लॉस की मदद से। द पोर्शन ऑफ सच प्रॉफिट विच इज़ नॉट पेड टू द प्रोप्राइटर, ऐसा पोर्शन ये जो कि प्रॉफिट का जो हमने प्रोप्राइटर को नहीं दिया बट केप्ट अपार्ट, लेकिन हमने साइड पे रख दिया है, इज नाउन एज रेवेन्यू रिजर्व। उसके बाद जनरल रिजर्व क्या होते हैं। रिजर्व विच इज़ क्रिएटेड नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, हम किसी खास मकसद के लिए नहीं रखते, ये वो रिजर्व होते हैं। बट फॉर स्ट्रेंथिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ताकि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन मजबूती उसकी रहे, इसके लिए हम रिजर्व साइड पे रख लेते हैं, तो उसे जनरल रिजर्व कहते हैं। रिजर्व फंड और एजेंसी फंड वही इसके ऊपर एग्जाम्पल हैं। अब स्पेसिफिक रिजर्व कौन से होते हैं। रिजर्व क्रिएटेड फॉर एनी स्पेशल पर्पज, एक खास मकसद के लिए रिजर्व बनाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं ये स्पेसिफिक रिजर्व है। जैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, ये हम डिविडेंड देते हैं शेयर पे, उसके लिए फ़ंड रखते हैं। डिबेंचर सेकिंग फंड, डिबेंचर अपने वापस लेते हैं तो उसके लिए फ़ंड रखते हैं, इसे ये कहते हैं। और कैपिटल रिजर्व, नेक्स्ट डेफिनेशन, प्रॉफिट में अराइज फ्रॉम सोर्स अदर देन द नॉर्मल ट्रेडिंग, अब नॉर्मल ट्रेडिंग के अलावा भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है, यानी अपने बिजनेस के अलावा किसी और बिजनेस से मिल रहा है। सच प्रॉफिट इज नोन एज द कैपिटल प्रॉफिट, इसे कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। एनी रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ सच प्रॉफिट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व, इस प्रॉफिट में से जब भी हम रिजर्व रखें तो कैपिटल रिजर्व बन जाता है। आखिरी इसकी डेफिनेशन है सीक्रेट रिजर्व क्या होते हैं। रिजर्व विच इज़ नॉट डिस्क्लोज थ्रू बैलेंस शीट और द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड सीक्रेट रिजर्व, ऐसे रिजर्व जिसको हमने डिस्क्लोज किया, बताया नहीं बैलेंस शीट में, ठीक है, या बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो वो हमारा सीक्रेट रिजर्व है, उसे हम छुपा कर रखते हैं, कभी कहीं भी हो हमें काम आ सकता है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये दो चैप्टर की डेफिनेशन भी क्लियर हो, क्योंकि बहुत सिंपल से डेफिनेशन है, इसको याद करना है ताकि आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम कुछ दिन में जो एक चैप्टर रह गया है वो मैं अपलोड कर दूँगा, अगर टाइम हुआ तो इसके बाद हम न्यूमेरिकल को भी देखेंगे। तो इंशाल्लाह बाकी फिर इसको बाद में करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।